ओके, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले वैभव पूछा 2 डाउट। वेजरिंग एग्रीमेंट में क्या डाउट है वैभव? क्या लगता है बारिश होगा? कितना जन बोलता है हाँ? 2 जन बोलता है हाँ। कितना जन बोलता है ना? तुम लोग ना बोला। बारिश होना या ना होना अनसर्टेन है, समझ में आ गया? ठीक है, और इसी बात पे अगर तुम लोग बाजी लगा दे वो वेजरिंग। ठीक है, क्या हुआ वेजरिंग? अभी देखो, अगर बारिश होगा तो जो लोग हाथ उठाया है उनको पैसा मिलेगा किनसे? जो लोग बोला नहीं होगा, राइट? प्रॉमिस टू पे मनी, या फिर हो सकता है बोलेगा कि मेरे को पार्टी दे देना डोमिनोज में। मनी इज वर्थ, प्रॉमिस टू पे मनी और मनी इज वर्थ ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम इवेंट विच इज बारिश, विच इज अनसर्टेन। यही है वेजरिंग, सट्टाबाजी। कुछ फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, मेरे को पता नहीं होगा कि नहीं, और उसी पे हम बोली लगा के पैसा का भी और बिना पैसा का भी, बहुत बार इन वैल्यूज होता है, काइंड होता है, तो वो भी इन्वॉल्व होता है उसमें। ठीक है, चैम्पर्टी और मेंटेनेंस, किसी बच्चे को डेफिनेशन याद है जी? बोलो। चैम्पर्टी, वेरी गुड। वैलिड कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है। तो आज अपन आगे बढ़े। हम लोग यहां तक सब कुछ कंप्लीट कर लिए। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस पढ़ाए थे और बोले भी थे कि इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड सवाल बनता है एक से एक। ठीक है, अब आते हैं परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। सबको टॉपिक दो कॉपी में, न्यू पेज से। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। याद रहे, दिस चैप्टर विल बी कंप्लीटेड बाय नेक्स्ट वीक। सो नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे या सैटरडे को हम लोग का लॉ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे टेस्ट है। अब सोचो, हम 2 हफ्ता पहले बोल रहे हैं, जिस बच्चा को कम मार्क्स आएगा उसका हम बैंड बजा देंगे, हम पहले ही बोल रहे हैं। जितना डाउट है हम पर्सनली तुम लोग को शाम में टाइम देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस दे देंगे हम पर स्टूडेंट को पर्सनली, कोई दिक्कत नहीं है हमको। लेकिन कोई भी बच्चा अगर मेरा में आधा से कम मार्क्स लाया तो उसका हम फिर बुरा हालत कर देंगे। ठीक है, चलो, तो प्रिपरेशन आज से तुम लोग स्टार्ट कर देना धीरे धीरे। लेट अस स्टार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कोई बच्चा मेरे को बता सकता है कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करता है? पार्टीज। पार्टीज बोले तो प्रोमिसर परफॉर्म करेगा या प्रोमिसी परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर जो प्रॉमिस करता है वही परफॉर्म करेगा। हम प्रोमिसर या प्रोमिसी है तुम लोग का केस में? प्रोमिसर। तो हम पढ़ाते हैं ना, प्रोमिसी तो कंसिडरेशन देता है। यहां तक तो कहानी क्लियर है। लेकिन तुम लोग फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया, प्रोमिसर कौन है? लेकिन तुम्हारे घर में जो डिलीवरी पहुंचाता है वो तो डीटीडीसी पहुंचाता होगा, या फिर एक्सप्रेस वे पहुंचाता होगा, या फिर कोई कुरियर सर्विस पहुंचाता होगा। प्रोमिसर परफॉर्म नहीं किया, यहां तो प्रोमिसर के बिहाफ में कोई थर्ड पार्टी परफॉर्म कर रहा है, राइट? एजेंट है, या ये एजेंट नहीं है, ये थर्ड पार्टी है, किसी थर्ड पार्टी से। एजेंट वो हुआ जो बाउंड है। एजेंट वो हुआ, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे काम करते हैं, मेरा कोई एजेंट है जो ये सबका देखभाल करता है, वो कुछ गलती करेगा तो हम उसको डांट सकते हैं, उसका गलती के लिए हम लायबल होते हैं। लेकिन डीटीडीसी गलती करेगा तो क्या फ्लिपकार्ट लायबल होगा? नहीं। उसका भी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज है जिसमें हम लोग जाएंगे फॉर द टाइम भी। हम लोग देखते हैं सबसे पहला टॉपिक, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस। अगेन अलग अलग कलर का पेंसिल होना चाहिए, पेन होना चाहिए। कोई बात नहीं, आज छोड़ दो, अगली बार से अलग अलग पेन लाना। टाइप्स ऑफ परफॉर्मेंस, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड
परफॉर्मेंस। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, जिसको हम लोग टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं या फिर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। सवाल आता है स्पेशली सीएमए का बच्चा लोग का। ठीक है, ओके। ओके, सबसे पहला एक्चुअल परफॉर्मेंस लिखो। प्रोमिसर, सब समझाएंगे, पहले लिख लो। प्रोमिसर हैज fulfilled his obligation promisor has fulfilled his obligation within prescribed time and in prescribed manner। क्या चीज? हम बताएंगे ना, अभी टेंशन मत लो, पूरे एग्जाम्पल के साथ बताएंगे। ओके, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या फिर टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, यहां पर प्रोमिसर offers to perform but promisor offers to perform but promisee refuses to accept। हाँ, let us tell some examples on these। ठीक है, एक्चुअल परफॉर्मेंस, मानो किसी का वेडिंग है जिसमें बात हुआ कि अरिजीत सिंह आके गाना गाएंगे। अरिजीत सिंह आए, गाना गा के चले गए। जिस टाइम पे बोला गया था उस टाइम पे गाएं, जिस तरीके से बोला गया था उस तरीके से गाएं। एक्चुअल परफॉर्मेंस, काम हो गया, गुड। सेकंड सिचुएशन, वो आए गाने के लिए लेकिन जिसका वेडिंग था वो लोग मना कर दिया। ही ट्राइड टू परफॉर्म, ही ऑफर्ड टू परफॉर्म, ही टेंडर्ड टू परफॉर्म बट द प्रॉमिस ही सेड नो। इसके लिए क्या वो वेडिंग जिसका हो रहा था वो बंदा अरिजीत सिंह पे केस कर देगा? उल्टा भले हो जाए, वो अरिजीत सिंह बोल सकते कि हम आए, आप गाना गाने के लिए नहीं दिए हमको, तो मेरा सारा पैसा हमको रिइंबर्स कीजिए आने जाने का, और मेरा पैसा हमको दीजिए जो बनता है। क्योंकि मना कौन किया है? प्रॉमिस। एक और रियल लाइफ एग्जांपल, तुम फ्लिपकार्ट से कुछ ऑर्डर किया, फ्लिपकार्ट वाला विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, याद करो जब तुम लोग ऑर्डर करता है, ऑफिस एड्रेस है या होम एड्रेस है पूछता है, क्योंकि वो ऑफिस आवर में आएगा अगर तुम ऑफिस एड्रेस सेलेक्ट करेगा, और अगर तुम होम एड्रेस सेलेक्ट करेगा तो रात को 9 बजे तक आ सकता है, सुबह 9 बजे से, इसलिए वो ऑप्शन आता है। तो मानो तुम होम एड्रेस सेलेक्ट किया, तो वो 8:30 बजे लेने के लिए आया, तुम बोला कि हम नहीं ले सकते, वापस ले जाइए। वो तो ट्राई किया ना परफॉर्म करने के लिए, तो क्या उसका कोई दिक्कत है? उसका गलती है कि तुम्हारा गलती है? तुम्हारा गलती है। प्रोमिसर का गलती है कि प्रोमिसी का गलती है? तो when the promiser tries to perform but the promisee does not accept या फिर refuses to accept, in such cases it is called attempted performance या फिर tender or offer to perform। क्लियर है कहानी? इसमें एक नोट लिख लो, यहां लिखो नीचे नोट। if a valid tender is rejected by promisee,
if a valid tender is rejected by promisee, then the promiser is discharged from his obligation. However, जरा बताओ हमको, अरिजीत सिंह गाना गाने के लिए आया, हम लोग प्रॉमिसी है, हम लोग गाने के लिए नहीं दिए, अरिजीत सिंह अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गया, क्या हम लोग वो पेमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ्री हो गए? हम लोग को नहीं करना है, आपको तो करना पड़ेगा. हाउएवर प्रॉमिसर may ask promisee to fulfill their obligation. कौन परफॉर्म करेगा? वादा कौन किया है परफॉर्म करने का? तो प्रॉमिसर कौन है? जो प्रॉमिस करता है. तो वो तो इनविटेशन टू ऑफर हो गया, वो तो इनविटेशन टू ऑफर हो गया ना. आप मेरे यहाँ आकर गाना गाइए, फिर बोलेगा हाँ चलिए हम गाने के लिए तैयार है, तो ऑफर एक्सेप्टर. प्रॉमिस हो गया तो प्रॉमिसर प्रॉमिसी. प्रॉमिसर नहीं किया मेरा गलती से, तो वो अब गाना नहीं गाएगा, हम उसको बोलेंगे दूसरे दिन गाइए, तो वो कोई बाउंड नहीं है गाने के लिए. लेकिन वो बोलेगा पैसा दीजिए, तो हम बाउंड है पैसा देने के लिए. अरिजीत सिंह में आस्क अस टू पे द मनी. प्रॉमिसर हुआ. अच्छा ऐसे नहीं करते, हम तुम लोगों को पढ़ा रहे हैं, हम कौन है? प्रॉमिसर या प्रॉमिसी? प्रॉमिसर. तुम लोग प्रॉमिसी. हम पढ़ाने के लिए आए, तुम लोग क्लास में नहीं आए, मेरा गलती नहीं है. तुम लोग बाद में नहीं बोल सकता है कि भैया पढ़ाने आइए, लेकिन हम बोल सकते हैं ना कि मेरा फीस हमको दो. तो प्रॉमिसर में आस्क द प्रॉमिसी टू फुलफिल देयर ऑब्लिगेशन, बट प्रॉमिसी कैन नॉट आस्क टू टीच अगेन टू द प्रॉमिसर, है कि नहीं? अभी क्लियर हुआ ये पॉइंट? ठीक है. पूरा खेल है प्रॉमिसर और प्रॉमिसी को पहचानने का, बाद में कॉमन सेंस लेके आंसर्स निकलते जाएगा. सो इट इज क्लियर है पूरा कॉन्सेप्ट? ओके. एक बार यहां देखते हैं, देखो द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट ईदर परफॉर्म या फिर ऑफर टू परफॉर्म. देखो जरा, ईदर परफॉर्म और ऑफर टू परफॉर्म, यही बोल रहा है. ओके. देयर रिस्पेक्टिव प्रोमिसेस, एक का काम था गाना गाना, दूसरा का काम था पैसा देना. अनलेस सच परफॉर्मेंस इज डिस्पेंस्ड विद एक्सक्यूज अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और अदर एनी अदर लॉ. अभी क्या हुआ, अरिजीत सिंह गाना गाने के लिए आ रहे थे, लेकिन वो अपना अग्निपथ के कारण उनका ट्रेन जल गया. क्या इस पॉइंट पे मेरा गलती है? तो यहां पे एक्सक्यूज क्या है हम लोग के पास? प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, राइट? द ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म इज एब्सोल्यूट. इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ईच पार्टी टू परफॉर्म देयर प्रॉमिस. अरिजीत सिंह को गाना है, प्रॉमिसर को अपना काम करना है, और हम लोग को पे करना है, प्रॉमिसी को अपना काम करना है. दोनों का ये प्राइमरी ड्यूटी है कि हम लोग अपना अपना काम निभाएं. परफॉर्मेंस में भी एक्चुअल और अटेम्प्टेड. एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब फुलफिल्ड, ईडी लगा है लास्ट में. कौन से टेंस में लगता है ईडी? मतलब दोनों अपना अपना जिम्मेदारी निभा दिया. और एक्चुअल मतलब प्रॉमिसर इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म. अरिजीत सिंह वाज रेडी, आई एम रेडी टू टीच यू, but you guys, promisee is not ready to accept, and in this case he is offering to perform या फिर attempting to perform या फिर tender to perform. याद रहेगा?
तीनों नाम में भी कुछ भी आ सकता है, तो डरना नहीं है एग्जाम में। क्लियर? ओके। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? अपना जिम्मेदारी पूरा करना। परफॉर्मेंस मतलब फुलफिलमेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस बाय द पार्टीज इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड एंड इन द टाइम प्रिस्क्राइब्ड। हुआ क्या, सुनो एक कहानी। फ्लिपकार्ट वाला डिलीवरी देने के लिए रात में 2 बजे आया, क्या ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है? क्योंकि इन द प्रिस्क्राइब टाइम नहीं आया है। हम तुम लोग को सुबह 5 बजे पढ़ाने के लिए बुलाएं, क्या ये प्रिस्क्राइब टेंडर है? नहीं, क्योंकि आप इन द प्रिस्क्राइब टाइम नहीं बुलाएं। ठीक है? फ्लिपकार्ट वाला बोल रहा है कि वो मानो शाम को 6 बजे आ गया, लेकिन डिलीवरी एड्रेस से 2 किलोमीटर दूर तुमको आके लेने के लिए बोल रहा है, क्या ये वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है? क्योंकि इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर नहीं हो रहा परफॉर्मेंस। समझ में आ रहा है? तो ये सब क्वेश्चंस बन सकता है, सब कुछ क्वेश्चंस बन सकता है। ठीक है? ओके। एक सवाल उठा, बहुत अच्छा है, मतलब इसके ऊपर 4 बार तुम लोग को पढ़ना है, तो ध्यान से सुनना। वैभव कहां खो गया? सुन रहा है ना? चलो हमको ये बताओ, मेरा मिस्टर एक्स से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि हम उनका घर 30 लाख रुपया में खरीदेंगे। कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हम एडवांस भी दे दिए, लेकिन बिफोर द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस मिस्टर एक्स डाइड, वो इस दुनिया से चल बसे। टेल मी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि वॉइड है? लॉ क्या बोलता है, सुनो। if two parties decide to form a contract and it does not involve personal skill or talent, then on the death of either party their legal representative or legal heir will have to perform that contract। मतलब मिस्टर एक्स का बेटा या फिर उनका जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो पैसा लेगा और उस घर को सौंप देगा आगे वाले के हाथ में। भैया ऐसे कहां हुआ है? तुम लोगों को मूवी देखा है धमाल? धमाल में याद है वो पेंटिंग जिसमें घोड़ा घास खाता है और फिर दिखाता है कि घोड़ा तो घास खा के चला गया, वो उसका लीगल एयर को दे रहा होता है ना, जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उसको दे रहा होता है ना, और पैसा भी लेता है ना बदले में। यही तो वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर है? लेकिन मानो मिस्टर एक्स एक सिंगर है, मेरा उनसे बात हुआ कि भैया आप आके मेरे ट्यूशन में गाना गाना, परफॉर्म करना, और परफॉर्मेंस से पहले वो डाई कर गए, तो अब क्या होगा? क्या उनका लीगल एयर भी वैसा गाना गाएगा? तो हेयर पर्सनल स्किल और टैलेंट इज इन्वॉल्व्ड, एंड इन सच केसेस लीगल एयर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज नॉट बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? याद रहेगा ये बात, और ये बात टेंशन मत लो, आगे हम लोग 4 बार पढ़ने वाले, 4 बार ये एग्जाम्पल हम बोलने वाले। ठीक है? अब ये वाला टॉपिक लिखो हैशटैग देके, बाय whom a contract, who can perform a contract? Who can perform a contract? टोटल 5 आदमी है जो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। तुरंत मत लिखना, ठीक है? क्योंकि इसमें हम 1-2 पॉइंट ऐड करा के लिखाएंगे कॉपी में। सबसे पहले अरिजीत सिंह से बात हुआ था ना गाना गाने का, मेरा बात है ना पढ़ाने का, प्रोमिसर हिमसेल्फ। ठीक है? अभी देखो क्या हुआ, या तो प्रोमिसर स्वयं कर सकता है, या फिर उसका एजेंट कर सकता है, या फिर उसका रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, या फिर थर्ड पार्टी या जॉइंट प्रोमिसर भी कर सकता है। लेकिन यहां है ट्विस्ट, क्लियरली बोल दिया, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इन्वॉल्व स्किल और डिलीजेंस, पर्सनल स्किल और पर्सनल डिलीजेंस और पर्सनल कॉन्फिडेंस, देन द प्रोमिसर विल परफॉर्म इट हिमसेल्फ। क्या बोला? इफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स पर्सनल स्किल और diligence or confidence, then it will have to be performed by the promisor himself। इसका मतलब है भैया कि बाकी केसेस में कोई और कर सकता है, बिल्कुल। आज मेरा पढ़ाना है, मेरा पढ़ाना मेरा पर्सनल स्किल को इन्वॉल्व कर रहा है, राइट? तो मेरे बदले कोई और परफॉर्म करेगा, तुम लोग ना बोल सकता है, तुम लोग को पूरा राइट है। ठीक है? लेकिन सोचो, रूम को साफ करना, ये एक पर्सनल स्किल का तो बात नहीं है, कह सकते हैं, ठीक है? या फिर कोई चीज का डिलीवरी देना, मानो मेरे घर में चंदू आता था डिलीवरी देने के लिए दूध का,
एक दिन नंदू आ गया, तो यहाँ पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है क्या? नहीं है ना। तो यहां पर वो अपना एजेंट को भेज सकता है, वो रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता है, थर्ड पार्टी को भेज सकता है, जॉइंट प्रोमिसर को भेज सकता है, लेकिन जब पर्सनल स्किल डिलीजेंस से कॉन्फिडेंस इन्वॉल्व है तब प्रोमिसर खुद ही करेगा। तो सबसे पहले देखो, प्रोमिसर हिमसेल्फ in case of personal skill or diligence or confidence, the promiser cannot delegate his obligation. डिलीजेंस मतलब उनका सावधानी बरतने का जो स्किल है, ध्यान से, अगर अच्छे से बोले ध्यान से काम करने। क्लियर है? पहला टॉपिक क्लियर कि प्रोमिसर स्वयं परफॉर्म करेगा कब? जब पर्सनल स्किल या डिलीजेंस या कॉन्फिडेंस है। सेकंड, हाँ उसका एजेंट भी परफॉर्म कर सकता है कब? जब पर्सनल, ऊपर का 3 चीज जरूरी नहीं है तब, जब वो फाउंडेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तब, लेकिन एजेंट भी एक कंपिटेंट पर्सन होना चाहिए परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। उसके बाद लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगेन पर्सनल स्किल है तो वो तो एंड ऑफ डेथ के साथ एंड हो गया। अपना में मिस्टर एक्स गाना गाने आने वाला था, वो मर गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म, लेकिन बाकी में लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज्ड प्रोमिसर आर बाउंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है? थर्ड पर्सन, क्या कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है? हाँ, इफ द प्रोमिसी एक्सेप्ट। भैया एग्जांपल, चंदू दूध देने के लिए आता था, एक दिन नंदू दूध देने के लिए आया, अगर तुम जानता नहीं है नंदू को, होता कि चंदू का स्टाफ है नंदू, तुम उसको देखता है, तुम जानता है कि उसके एजेंट है, तब तो ओके। लेकिन वो नया नया आया, तुम पहली बार देखा, वो बोल रहा है कि हमको चंदू भैया भेजे, तुम चाहे तो मना कर सकता है ना। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम रिफ्यूज करने का पूरा हक रखता है, तुम उसको ना बोल सकता है। अच्छा मानो नंदू दूध दे के चला गया, क्या बाद में तुम उसको ना बोल सकता है? एक बार तुम एक्सेप्ट कर लिया, तुम उसको रेटिफाई नहीं कर सकता, ना नहीं बोल सकता। क्लियर है? और लास्ट में जॉइंट प्रोमिसर, इसके बारे में बात करते हैं, पहले लिखते हैं एक एक पॉइंट। एजेंट एजेंट can perform where personal consideration is not the foundation. Agent can perform where personal consideration is not the foundation. मतलब पर्सनल स्किल डिलीजेंस वगैरह इन्वॉल्व नहीं। थर्ड क्या था? रिप्रेजेंटेटिव, सेम एज अबव। फोर्थ क्या था? स्ट्रेंजर या फिर थर्ड पार्टी। कैन परफॉर्म only if accepted by the promisee. दूसरा वर्ड में बोले तो प्रोमिसी हैज द राइट टू रिफ्यूज अ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म बाय द थर्ड पार्टी।
ठीक है, ओके। एक बार एक्सेप्ट हो गया, वंस एक्सेप्टेड, it cannot be demanded by the promisor again. नंदू दूध लेकर आया, हम दूध एक्सेप्ट कर लिए, पी भी लिए, क्या फिर से हम बोल सकते हैं कि चंदू तुम्हारा दूध जो लेकर आया था थर्ड पार्टी, उसमें पानी मिला हुआ था, हमको फिर से दो? नहीं बोल सकते, ठीक है। और लास्ट में है जॉइंट प्रोमिसर, पॉइंट नंबर 5, जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर में क्या होता है? क्या होता है, कहानी सुनो। एक्स वाई जेड तीनों मिलके हम लोग को बोला कि वो हम लोग के ट्यूशन का रेनोवेशन करेगा, तीनों मिलके। तो जॉइंट प्रोमिसर से लेके कई सारे रूल्स है जो तुम लोग आगे और सीखेगा, हम सबका एक एग्जांपल में कहानी समझाते हैं, ठीक है। पहला सिचुएशन, एक्स वाई जेड तीनों बोला कि वो रेनोवेशन करेगा, मेरा जान पहचान एक्स से था। तो क्या अब प्रोमिसी कंपेल ओनली वन जॉइंट प्रोमिसर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट? क्या सिर्फ हम बोल सकते हैं एक्स, हमको वाई जेड से मतलब नहीं, तुम मेरा परफॉर्म करके दो? हाँ, बट ये तो एक्स के लिए अन्याय हो गया। बात हुआ एक्स वाई जेड मिल के करेगा, हम एक्स को बोले तुम अपने करके दो, एक्स करके दिया, ये उसके लिए अन्याय हो गया। तो लॉ बोला एक्स यानी कि द जॉइंट प्रोमिसर हु परफॉर्म्स द प्रॉमिस हैज द राइट टू गेट रीइंबर्स्ड फॉर द परफॉर्मेंस डन। मतलब एक्स चाहे तो वाई जेड को बोल सकता है कि पूरा परफॉर्मेंस हम किए ना, पैसा भी ज्यादा हम रखेंगे। क्लियर है यहां तक कहानी? दूसरा बात, एक्स वाई जेड है, वाई चल बसा, अब उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। तीनों चल बसा एक कार एक्सीडेंट में, तीनों का लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करेगा। क्लियर है? अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व था तो कहानी वहीं खत्म। तो जॉइंट प्रोमिसर क्लियर हो गया, ठीक है, ओके। इसको ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर आगे और चीजें। तो यहां तक तो कहानी क्लियर है। एक बात बताओ, फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है डिलीवरी आएगा 25 तारीख को। फ्लिपकार्ट पे दिखा रहा है कि डिलीवरी आएगा 25 तारीख को, और 23 तारीख को ही तुमको फ्लिपकार्ट वाला आदमी फोन किया, बोला डिलीवरी ले लीजिए, तुम बोला हम नहीं लेंगे। क्या तुम 25 तारीख को बोल सकता है फोन करके वापस फ्लिपकार्ट ऑफिस में कि मेरा डिलीवरी हमको दो? क्या वो एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस था? Is trying to perform before the due date a valid tender of performance? अगर ऐसा है, कौन कौन बोलता है यस? अगर ऐसा है तो हम नेक्स्ट वीक सैटरडे को टेस्ट का प्रॉमिस किए हैं, हम वेडनेसडे को ले लेंगे अगर वैलिड है तो, ड्यू डेट से पहले। हाँ, नहीं हम बोल रहे ड्यू डेट है वो, अगर ड्यू डेट है तो वैलिड नहीं होता है। तो एक नोट्स लिखते हैं अब, चलो थोड़ा बहुत नोट। पहला नोट, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस इज, पहला अनकंडीशनल, दूसरा प्रॉपर टाइम, तीसरा प्रॉपर प्लेस, चौथा मेड टू प्रोमिसी और एजेंट,
फिर एबल एंड विलिंग टू परफॉर्म, लास्ट में मस्ट बी फॉर होल ऑब्लिगेशन। मेरा तुम लोग से कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम तुम लोग को बोले कि हम तुम लोग को पूरा कंप्यूटर परसों भिजवा देंगे। जैसे ही परसों का दिन आया, हम बोले एक काम करो ना, तुम लोग सीपीयू रख लो और बाकी कंप्यूटर हम कल तक भिजवाते हैं। क्या ये एक वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस है? लॉ बोलता है नहीं, तो यहां पे तुम लोग ना बोलेगा और वो ना वैलिड होगा। अगर हम पूरा कंप्यूटर भिजवाएं, तुम लोग ना बोलते, तो वो अब मेरे को फिर से परफॉर्म करना है क्या? नहीं, अब तुम लोग आके लेके जाओ, मेरा जिम्मेदारी नहीं। सेकंड, टेंडर बिफोर ड्यू डेट। ये ऊपर में 1 था, वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंसेस, पहला नोट। ये नोट नंबर 2, टेंडर बिफोर ड्यू डेट, नॉट अ वैलिड टेंडर। ठीक है, अब क्या हुआ आगे सुनो। इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल, तबीयत ज्यादा खराब लग रहा है अगर तो पीछे जाके बैठ जाओ, पंखा नहीं चलता है। हाँ, नीचे वाले रूम में चल रहा है। इफेक्ट ऑफ रेफ्यूजल टू एक्सेप्ट वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। हम तुम लोग को सिखा दिए वैलिड ऑफर कब होता है कब नहीं होता है, सिखाए ना अभी, इतना सारा पॉइंट लिखवाएं। व्हेन अ प्रोमिसर हैज मेड एन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी, एक प्रोमिसर प्रोमिसी को ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस दिया है, एंड ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड। फ्लिपकार्ट वाला तुम्हारा घर के नीचे आया, बोला कि सामान आकर ले लीजिए, सही टाइम पे आया, सही जगह पे आया, तुम नहीं जाके लिया, देन द प्रोमिसर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। क्या फ्लिपकार्ट वाला नॉन परफॉर्मेंस के लिए लायबल होगा? तुम केस कर सकता है कि मेरे को डिलीवरी नहीं मिला टाइम पर? नो। दूसरा, he does not lose his right under the contract। क्या राइट था प्रोमिसर के पास? टू रिसीव द कंसिडरेशन। तो क्या वो हक वो खोता है? नहीं। आई रिपीट इट वंस अगेन, प्रोमिसर वैलिड टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस दिया, अरिजीत सिंह आया शादी में गाने के लिए, तुम गाने के लिए उसको नहीं दिया, तो पहला, तुम अरिजीत सिंह पे केस नहीं कर सकता। द प्रोमिसर कैन नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। और दूसरा, द प्रोमिसर डज नॉट लूज एनी ऑफ हिज राइट टू रिसीव द कंसिडरेशन। राइट, ओके, ये वाला पॉइंट हम तुम लोग को लिखवा दिए। अच्छा, जॉइंट प्रॉमिस अभी सिखाए थे ना, जॉइंट प्रॉमिस एक्स वाई जेड है। हाँ, अच्छा, मानो एक्स वाई जेड था, वाई और जेड आलस दिखा रहा है, एक्स हमको बोला कि एक काम करिए, वो लोग आलस दिखा रहा है, पूरा रूम का रेनोवेशन हम कर देते हैं, और हम ना बोल दिए, क्या बाद में हम उस पर केस कर सकते हैं? नहीं। अगर वो एक को हम कंपल्स कर सकते हैं काम के लिए, तो उस एक का काम करना खुद से भी वैलिड है कि नहीं? क्लियर है कहानी? नहीं कि हाँ, एक्स वाई जेड है, एक्स बोला कि वाई जेड आलसी है, वो लोग काम नहीं करेगा, हम आपका पूरा रिनोवेशन करने के लिए तैयार। यहां पे क्या हुआ? एनी वन जॉइंट प्रोमिसर इज ट्राइंग टू ऑफर अ परफॉर्मेंस, इट इज ऑल्सो अ वैलिड टेंडर। ठीक है, वो भी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस माना जाएगा। क्लियर है? चलो, इसके ऊपर थोड़ा नोट्स लिख लिया जाए, देना हैशटैग consequences of non-performance within
specified time, consequences of non-performance within specified time. पहला सिचुएशन, टाइम इज एसेंशियल, टाइम इज एसेंशियल, voidable at the option of promisee. दूसरा, टाइम इज not essential, time is not essential. यहाँ पे does not become voidable at the option of promisee, but promisee may claim compensation for any loss due to non-performance. टाइम इज एसेंशियल के बगल में लिख दो मूवेबल प्रॉपर्टी, और नॉट एसेंशियल के बगल में लिख दो इमूवेबल प्रॉपर्टी. नीचे करें. क्या हो रहा है, कहानी सुनो. जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो सवाल उठता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस कितना डेट में होने का है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा तुम लोग को पढ़ाना सिंपल, हम लोग को तो पता है कि एग्जाम से पहले पढ़ाना है. मेरे पास टाइम एसेंशियल है ना, टाइम जरूरी है ना, एग्जाम से पहले कंप्लीट करना है. लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में टाइम जरूरी नहीं होता. जैसे कि तुम घर जायदाद जब बेचता है तो ऐसा नहीं होता कि इसी दिन बिकेगा. लीगल प्रॉब्लम्स आने के कारण वो बहुत बार डिले भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है. तो ये मान्यता है, ये प्रिजम्पशन है कि अगर मूवेबल प्रॉपर्टी है तो टाइम जरूरी है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो टाइम जरूरी नहीं है. ये क्या है, प्रिजम्पशन है. क्वेश्चन अगर बोल दिया उल्टा तो उल्टा. क्वेश्चन भगवान है, क्वेश्चन जो बोलेगा चुपचाप मान लेना. ठीक है. नॉर्मल प्रिजम्पशन है, मूवेबल के लिए टाइम जरूरी है, इमूवेबल के लिए टाइम जरूरी नहीं है. सवाल उठता है कि अगर टाइम एसेंशियल है तो क्या, अगर हम परफॉर्म नहीं किए, मानो हम तुम लोग को टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करके नहीं दिए, तो तुम लोग कौन पार्टी हो जाता है, अग्रीव्ड पार्टी. और अग्रीव्ड पार्टी को क्या मिलता है, कॉन्ट्रैक्ट का हक, वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी. तुम लोग से कोर्ट पूछेगा तुम लोग क्या चाहता है, तुम लोग चाहेगा कि हम चाहते हैं कि हमको वही पैसा में अगला अटेम्प्ट के लिए पढ़ाया जाए तो पढ़ाया जाएगा. तुम लोग चाहता है कि मेरा पैसा हमको वापस किया जाए तो वापस कर दिया जाए. लेकिन टाइम एसेंशियल नहीं है तो वॉइडेबल नहीं होगा. घर मेरा तुमसे बात हुआ कि हम तुम्हारा घर परसों खरीदेंगे. परसों उस घर का रेट था 30 लाख. हम परसों नहीं खरीद पाए, मेरा एक दिन डिले हो गया, उस घर का दाम गिर के 28 लाख हो गया. क्या वॉइडेबल हो गया? लॉ बोलता है नहीं. लेकिन लॉ क्लियरली बोलता है कि मानो अगर तरसों हम बोल रहे कि अब हम नहीं खरीदेंगे, तुम हमसे 2 लाख रुपए पा सकता है. तुम बोल सकता है कि तुम 30 में खरीदने वाला था, आज दाम तुम्हारे कारण 28 हो गया, मेरा 2 लाख का नुकसान हो गया ना, खाली पीली, चलो रीइंबर्स करो. ये लॉस तभी मांग सकता है अगर तुमको कोई वायबल डैमेज हुआ है. तो डैमेज नहीं हुआ तो थोड़ी मांगेगा फिर. क्लियर है? अच्छा,
तरसों इसका दाम 32 लाख हो गया, हम तेरा घर नहीं खरीदे, हम तुमसे 2 लाख मांग सकते हैं? ऐसे नहीं होती, ठीक है? ओके, क्लियर। चल सुनो ना, सेक्शन 39 क्या बोलता है? अगर एक पार्टी बोल रहा है कि हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, होता है ना कि थोड़ा शर्म दिखाए कि आधा कॉन्ट्रैक्ट कर दे, हम बोल रहे हैं हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ही नहीं, या फिर या तो हम रेफ्यूज कर दिए या फिर खुद को डिसेबल कर दिए, मतलब कुछ ऐसा कर दिए कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकते। तुम लोग से वादा किए थे तुम लोग अपना कार बेचेंगे, और हम वो कार तुमको बेचने से पहले किसी और को बेच दिए, तो हम खुद को डिसेबल कर दिए ना परफॉर्म करने से। 2 राइट है तुम्हारे पास, पहला कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके पैसा ले लो, दूसरा बाय वर्ड्स या कंडक्ट तुम दिखा दो कि अभी भी आपके पास मौका है, वो गाड़ी लाकर आप वापस दे दीजिए, है ना? हम चाहते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो, आई एम इंटरेस्टेड इन द कंटिन्यूएंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दोनों ही केस में तेरा कोई भी नुकसान होगा तो उसका भरपाई हमको करना पड़ेगा। क्लियर है? याद रहेगा क्या है? अगर हम कॉन्ट्रैक्ट होलली बोल रहे कि हम नहीं करेंगे ही नहीं जरा सा भी, तेरे पास 2 राइट है। पहला राइट, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो और डैमेज ले लो, या फिर कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करवाओ और जो लॉस हुआ है उसका डैमेज ले। डैमेज दोनों ही केस में तुम मांग सकता है। क्लियर है? अब आते हैं उस टॉपिक के बारे में जिसके बारे में हम सुबह से बात कर रहे हैं, जॉइंट प्रोमिसर एंड प्रोमिसी। ठीक है, इसके ऊपर नोट्स कैसे लिखेंगे? हम तुम लोग को जो जो पॉइंट हाइलाइट्स करके देंगे, तुम लोग सिर्फ उसको कॉपी में लिखते जाना, काफी है, तुरंत नहीं लिखना है, हम टाइम देंगे। ठीक है, सबसे पहले What are the liabilities and rights of joint promisor and promisee? सेक्शन 42, 43, 44। 42 में, सॉरी 43 में डिस्चार्ज कब नहीं होता है, 44 में जब डिस्चार्ज हो जाए तो कब, 45 में राइट क्या है? क्या ये सेक्शन याद करने के लिए जरूरी है? याद कर लो तो गुड, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऑप्शनल है। पहला बात, वॉलेंटरी डिस्चार्ज ऑफ ऑब्लिगेशन। मानो जॉइंट प्रॉमिस में कितना पार्टी इन्वॉल्व होगा मिनिमम? 2 और मोर देन 2 पार्टीज। तो जनरल रूल क्या है कि वो लोग सब मिलकर साथ में करेंगे। जनरल रूल क्या है? ऑर्डिनरीली ऑल ऑफ देम ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम मस्ट जॉइंटली परफॉर्म द प्रॉमिस, बट after death of any one of them, his legal representative will do it with the other survivors. Clear है? Okay. Second, if joint promisor do not discharge their obligation, वो लोग कर ही नहीं रहे हैं अपना कॉन्ट्रैक्ट, अब क्या करें? मानो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट any one or more joint promisor has to perform the promise. मानो one of the joint promisor is made to perform the whole contract, एक को हम बोले x तुम पूरा का पूरा बिल्डिंग मेरा रूम को रेनोवेट करो, तो x कैन कॉल फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द पार्टीज। बोल सकता है बाकी को आके करने के लिए, नहीं आएगा तो बाकी को कम पैसा भी दे सकता है। तीसरा, इफ एनी ऑफ द जॉइंट प्रोमिसर मेक्स डिफॉल्ट, XYZ था, X से गलती हो गया तो बाकियों को भी लॉस झेलना पड़ेगा इन इक्वल शेयर्स। 3 बात बताएं 43 में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सब पे एक एक सवाल बनता है। पहला, एग्रीमेंट में कुछ नहीं बोला है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, कोई भी एक या फिर एक से ज्यादा मिलकर कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकता है। दूसरा, हम प्रोमिसर हम प्रोमिसी किसी एक प्रोमिसर को पकड़ के काम करवाया तो वो जो प्रोमिसर काम किया है बाकी से कंट्रीब्यूशन मांग सकता है। तीसरा, किसी एक प्रोमिसर से गलती हुआ, सबका सब झेलेगा इन इक्वल शेयर्स।
गलती हुआ तो कोई एक फ्रॉड किया, वही बंदा झेलेगा, ठीक है। उसके बाद एक सुनो, एक एग्जांपल सुनो, मस्त एग्जांपल। ए बी सी मेरे लिए काम करता है, मेरा तीनों जॉइंट प्रोमिसर है, तीनों बोला कि ये लोग को काम करना है। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। मेरा दोस्त है ए, हम बोले ए सुनो, तुम तो मेरा दोस्त है, तुम परफॉर्म मत करना। द प्रोमिसी इज टेलिंग द प्रोमिसर, वन ऑफ द प्रोमिसर नॉट टू परफॉर्म। सवाल उठता है क्या बाकी प्रोमिसर कंपेल कर सकता है ए को कंट्रीब्यूट करने के लिए अगर प्रोमिसी उसको डिस्चार्ज कर दिया है तो? मतलब ए बी सी है, हम ए को बोले ए तुम मत करो, तो क्या बी और सी भी ये बात को मान लेगा? लॉ बोलता है देख भाई, तेरा और ए का हिसाब अलग अलग है, ए बी सी का हिसाब किताब अलग है। तुम ए को डिस्चार्ज किया, मतलब अब तुम ए को नहीं बोल सकता परफॉर्म करने के लिए, बी और सी को बोल सकता है। लेकिन वो लोग में भी तो जॉइंट प्रॉमिस का कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो बी और सी को पूरा हक है कि वो लोग ए से काम करवाए। क्लियर है? एग्जाम्पल क्लियर है सबको? अब इसको रीड करते हैं। When a person has made a promise, the right to claim performance rests between him and them. Between him and them. Okay. Sorry, यहाँ पे a release of one of the joint promisor by the promisee, release of one by the promisee does not discharge other promisor. हम ए को बोले मत करो, इसका ये मतलब है बी और सी भी नहीं करेगा, नहीं, पहला बात। दूसरा बात, नीदर डज इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर, ना ही ये ए को हक देता है कि ये बी और सी के तरफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे फ्री हो जाए, ठीक है। ओके, लास्ट में राइट ऑफ जॉइंट प्रोमिसर्स, इनका क्या हक होता है? राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस, एक सेकंड, इनका आपस में क्या हक होता है ये बता रहे हैं। एक्स वाई जेड है, एक्स दुनिया से चला गया, तो वाई और जेड एक्स का बच्चा को बोल सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव को बोल सकता है काम करने के लिए, और तीनों को मिलकर काम करना है। तो ये लोग तीनों का आपस में ये हक होता है। राइट, क्लियर है? चलो इसके ऊपर हम नोट्स लिखवा ही देते हैं। हैशटैग देके लिखना, जॉइंट प्रॉमिस, जॉइंट प्रॉमिस। ओके, चलो एक काम करते हैं, इसका हम एक छोटा सा डायग्राम टाइप का बनवाते हैं। एक साइड लिखेंगे केसेस, एक साइड लिखेंगे हु मस्ट परफॉर्म। ठीक है, केस वन, केस वन, सबके सब जिंदा हैं, ऑल प्रोमिसर अलाइव, तो ऑल विल परफॉर्म जॉइंटली। दूसरा, डेथ ऑफ एनी प्रोमिसर, उस केस में एलआर बोले तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव प्लस जिंदा प्रोमिसर्स। ठीक है। तीसरा, डेथ ऑफ ऑल प्रोमिसर, इस केस में एलआर ऑफ ऑल डिसीज्ड प्रोमिसर जॉइंटली।
LR of all deceased promisor jointly. ठीक है, इसके बाद अच्छा तो देखो यहाँ पे एक अच्छा सवाल आया कि एक्स मर गया तो उसका बच्चा बच्चा कोई नहीं है, तो जिसका लीगल एयर नहीं होता, लीगल एयर मतलब लीगल बच्चा, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका चाचा ताऊ भाई बहन, जिसको उसका जायदाद मिलता है, नॉमिनी, वो करता है। ठीक है, हाँ, बिना कुछ किए नहीं मर गया तो जो उसका सारा प्रॉपर्टी लेगा उसको प्रॉमिस भी निभाना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो लोग बांटने से पहले कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसका लॉयर, जो लॉयर रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा कि ये प्रॉमिस को कौन निभाने वाला है, उसको फिर ज्यादा हिस्सा भी मिलेगा क्योंकि वो प्रॉमिस को निभा रहा है। क्लियर? इसके बाद लिखो नोट्स। पहला नोट, प्रॉमिसी may compel any one promisor promisee may compel any one promisor to perform whole obligation in such cases he यानी कि such promisor performing may call for contribution from other promisors. Promisee may compel any one promisee to perform whole obligation. In such cases, such promisor performing may call for contribution from other promisor. Such promisor performing ing लगा देना। इजी है। सेकंड नोट, मानो एनी जॉइंट प्रॉमिसर डिफॉल्ट किया, गलती कर दिया, तो क्या होता है? रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर बियर कैसे करता है? रिमेनिंग जॉइंट प्रॉमिसर बियर्स लॉस इन इक्वल शेयर। इक्वल, हम लोग तीनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मेरे से गलती हुआ 6,000 का नुकसान हुआ, 2,000 2,000 2,000। हाँ फिर नहीं, नहीं, सुख दुख दोनों में साथी होता है। ये रूल है। जॉइंट मतलब सुख दुख दोनों साथ में, ऑल पार्टनर्स एंड लॉसेस में रेशियो लिखा रहता है ना, हाँ, उसी टाइप का होता है ये। बट अगर रेशियो नहीं दिया रहता है तो इक्वल, तो अगर रेशियो है तो उस हिसाब से लॉस बेयर होता है, नहीं तो इक्वल। किसमें? पार्टनरशिप में नहीं, गलती पे भी वो लोग सारा लॉसेस को उस रेशियो में गलती तो तुम्हारा P&L में दिखेगा ना, अगर वो फाइनेंशियल टर्म में हो रहा है तो वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट ही जाएगा। लेकिन अगर फ्रॉड होता है तो सिर्फ वही पार्टनर फ्रॉड का भुगतान भरता है जो किया है। अच्छा मानो हम लोग तीनों पार्टनर हैं, हम लोग, कोई फायदा नहीं, अगर मेरा डिसीजन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस था तो तीनों लायबल होगा।
मानो जॉइंट प्रोमिसर है, हम डिसीजन लिए कि जो इंटीरियर है वो लो क्वालिटी का मटेरियल से बनाएंगे, तुम लोग का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था और ना ही हम फ्रॉड कर रहे हैं, हम वो लो क्वालिटी मटेरियल का पैसा भी लिए, उससे लो ही का पैसा, कम पैसा लिया, वो मटेरियल बनाए 4 दिन में गिर गया, तो उसका नुकसान तीनों को झेलना होगा क्योंकि इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस हुआ था। लेकिन मेरे पर्सनल लाइफ से अगर कोई लॉस होता है तो वो हम अपना जेब से देते, ठीक है। प्रोमिसी में डिस्चार्ज एनी जॉइंट प्रोमिसर फ्रॉम हिज लाइबिलिटी, but this doesn't discharge, इस जेपी के ऊपर भी लिख देना x, ऐसे ब्रैकेट में x लिख देना, दिस डजेंट डिस्चार्ज हिम यानी कि x अगेंस्ट अदर जेपी यानी कि जॉइंट प्रोमिसर। कौन कौन था? y, z। ठीक है, यहां तक कहानी क्लियर है? कॉपी भी हो गया था। अब टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस दे दो। हाँ, टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। केस 1, पहला केस क्या है? विथआउट एप्लीकेशन बाय प्रोमिसी, मतलब प्रोमिसी कुछ नहीं बोल रहा है टाइम और प्लेस को लेके, प्रोमिसी टाइम और प्लेस को लेके कुछ नहीं बोल रहा है, प्रोमिसर स्वयं करेगा जो करेगा। पहला सिचुएशन क्या हो गया? टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड, टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड। चलो देखें कौन बच्चा जवाब देता है। हम बोले तुम लोग को कि तुम लोग मानो एक कार मेरे को लाके देगा और हम टाइम नहीं बताएं, तो वो कार तुम लोग कब ला कर देगा? विद इन, वो वर्ड मेरे कान में आया था, कोई एक बच्चा बोला है भीड़ में, रीजनेबल टाइम। रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम इज अ मैटर ऑफ फैक्ट, रीजनेबल टाइम इज नॉट डिस्क्राइब्ड इन लॉ। लॉ में कहीं भी ये नहीं बोलेगा रीजनेबल टाइम इतना बजे से इतना बजे या ये है, हर सिचुएशन का रीजनेबल टाइम अलग होता है। अगर तुम लोग से मेरा प्रॉमिस, तुम लोग से कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुम लोग मेरे को लाके सिंघाड़ा देगा, तो रीजनेबल टाइम शाम होगा, क्योंकि जनरली शाम होता है स्नैक्स का टाइम। अगर होगा कि तुम लोग मेरे को मानो राखी या राखी वाले दिन मेरे को दूध चाहिए खीर बनाने के लिए, रीजनेबल टाइम सुबह सुबह होगा 5-6 बजे, तो हर केस का अलग रीजनेबल टाइम होता है। तो टाइम इज नॉट स्पेसिफाइड तब reasonable time and it is a matter of
देखो हम क्लास में कुछ लाइन बोल रहे हैं, मैटर ऑफ फैक्ट बुक में मिलेगा और बुक में हाईलाइट कर लेना, ठीक है। हर छोटा चीज को क्लास में लिखवाना इज नॉट अ वैलिड ऑप्शन। दूसरा बात, डेट स्पेसिफाइड, डेट बता दिया बट टाइम इज नॉट। बहुत बार डेट बता देता है, टाइम नहीं बताता, तब रीजनेबल टाइम में नहीं, तब बिजनेस आवर में। बिजनेस आवर क्या है? कोई 9 to 6 बोलता है, कोई 10 to 5 बोलता है, कुछ भी हो सकता है दोनों में से, ठीक है। बस रात में नहीं होता है, 6 बजे तक काफी है बिजनेस आवर। क्लियर? इसके बाद 10 to 5 लेकर चलो अभी। इसके बाद मानो प्लेस नहीं बताया, अब बोलो क्या करना है? क्या हुआ सुनो, हम गए कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप, वहां से पसंद किए वॉशिंग मशीन, पेमेंट भी कर दी और बोल भी दिए शाम को 6 बजे तक पहुंचा दीजिए, बट प्लेस नहीं बताएं, तो किसका जिम्मेदारी होता है प्लेस बताने पूछने का? शॉपकीपर का। वो पूछेगा ना कहां पहुंचाना है, तो प्रोमिसर विल आस्क फॉर द प्लेस। पहला प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? प्रोमिसर का, और सेकेंडरी प्रोमिसी का। प्रोमिसर नहीं पूछा तो आपका जिम्मेदारी बनता है बोलने का, तो लिख दो प्रोमिसर शुड आस्क फॉर प्लेस, शुड आस्क फॉर प्लेस। क्लियर है? केस 2, केस 1 में क्या था? प्रोमिसी बताया ही नहीं क्या करना है। केस 2 में एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिसी, प्रोमिसी बता रहा है क्या करना है। यानी कि प्रोमिसी बता दिया, टाइम एंड प्लेस स्पेसिफाइड बाय प्रोमिसी, और उसी में काम करना पड़ेगा। जरा बताना, अगर हम स्पेसिफाइड टाइम में नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा? अभी पढ़ाए हम, अगर स्पेसिफाइड टाइम में परफॉर्म नहीं करते तो क्या होता है? वॉइड हो जाता है। एंड दो ऑप्शन रहता है, पहला कैंसिल करने का, दूसरा डैमेज क्लेम करने का और कंटिन्यू करवाने का, ठीक है। केस 3, प्रेस्क्राइब्ड मैनर, जो भी तरीका बोला गया है उस मैनर से करो। फॉर एग्जाम्पल, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑनलाइन शॉपिंग में हम लोग बताते हैं, बट टाइम वो लोग बताता है, तो ये प्रेस्क्राइब्ड मैनर्स है, ठीक है। यहां तक कहानी क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। देखो, टाइम एंड प्लेस वेयर द प्रोमिसर इज टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रोमिस। पहले नो टाइम स्पेसिफाइड तो रीजनेबल टाइम, मानो डेट दे दिया टाइम नहीं दिया तो बिजनेस आवर, और मानो प्लेस नहीं दिया तो प्रोमिसर का जिम्मेदारी होता है कि जो प्लेस है वो पूछ ले। अच्छा, मानो प्रोमिसी जब बोलेगा तो जैसा बोला, जहां बोला वहां डिलीवर कर दो। क्लियर है? ओके, बच गया। क्लियर? इसके बाद लिखो,
एक क्वेश्चन, वेदर टाइम इज एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यहां ये नहीं बोल रहे टाइम है कि नहीं, टाइम जरूरी है कि नहीं। रूल है कि कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट या फिर इसको मर्केंटाइल कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं। मर्केंटाइल मतलब बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें टाइम फॉर डिलीवरी इज इंपॉर्टेंट, टाइम फॉर डिलीवरी या फिर परफॉर्मेंस इज इंपॉर्टेंट, टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट। हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हम डिस्ट्रीब्यूटर हैं मामा अर्थ के, तुम लोग होलसेलर है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि तुमको 2 दिन में माल पहुंचाना है, तो 2 दिन में माल नहीं पहुंचेगा तब तुम लोग केस कर सकता है, लेकिन 2 दिन में पेमेंट नहीं मिलेगा तो हम केस कर सकते हैं। बोलता है वो एसेंस नहीं होता है। जनरली बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स में एसेंस होता है टाइम विद रिस्पेक्ट टू द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ना कि पेमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, टाइम फॉर पेमेंट इज नॉट, टाइम फॉर डिलीवरी इज एसेंस। नॉन मर्केंटाइल या फिर नॉन कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, टाइम इज नॉट एसेंशियल। टाइम इज नॉट एसेंशियल। ठीक है, ओके। और इससे रिलेटेड एक बात हम लोग पहले ही कर लिए कि जहां पे टाइम जरूरी होता है, अगर टाइम जरूरी है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन, और टाइम जरूरी नहीं है तो डैमेज ले सकते, वॉइडेबल नहीं कर सकते। ऊपर पढ़ते हुए हैं ये चीज, ओके। अगला पॉइंट, टाइप्स ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस एंड देयर परफॉर्मेंस। लिख दो, फ्रॉम सर्स नोट्स और बुक। ठीक है, बता रहे, सब बता रहे। बुक दे तो बाबू। पेज नंबर 1.81 सीए की किताब में, सीएमए का बच्चा के पास किताब नहीं है, पेज नंबर 1.81 सीए की किताब में ओपन कर लो। ठीक है, सेक्शन 51 से 58 बात करता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस के बारे में। भैया आप इस पे नोट्स क्यों नहीं लिखा रहे, क्योंकि इसमें बहुत कुछ लिखने के लिए था, और जब ऑलरेडी किताब में है, ग्राफ में ये बन नहीं सकता, तो कोई फायदा नहीं है इसके ऊपर नोट्स बनाकर। हाँ, लेकिन क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? ऐसा कुछ भी नहीं है तुम्हारे किताब में जो इंपॉर्टेंट नहीं है। इंस्टीट्यूट कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है, पहला बात, रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है?
हम तुम लोग को पढ़ा रहे, बदले में क्या मिल रहा है? फीस। तुम्हारे लिए रेसिप्रोकल है पढ़ाना, मेरे लिए रेसिप्रोकल है फीस। दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है ना, यही होता है रेसिप्रोकल प्रॉमिस। तुम आलू खरीदता है, तुमको मिलता है आलू, तुम देता है पैसा, तुमको क्या चीज का फायदा हुआ? आलू का। उसको क्या चीज का फायदा हुआ? पैसा का। तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्लियर, दोनों पार्टी का कुछ कुछ ऑब्लिगेशन होता है। फिर से बोले, हम तुमको ये बॉटल दिए, बदले में तुम हमको पैसा दिए। रेसिप्रोकल प्रॉमिस तुम्हारे लिए क्या है? तुमको बॉटल मिला। मेरे लिए क्या है? हमको पैसा मिला। बदले में जो मिल रहा है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस का मतलब दोनों पार्टी का कुछ ना कुछ जिम्मेदारी होता है और कुछ ना कुछ हक होता है। क्लियर? सबसे पहले सेक्शन 51, साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। जो हम हाईलाइट करेंगे किताब में, वो लाइन तुम लोग को भी हाईलाइट करनी। सबसे पहले साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। इसका मतलब अक्सर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो साइमल्टेनियसली परफॉर्म करते हैं। हाईलाइट करो साइमल्टेनियस। एनालिसिस ऑफ सेक्शन 51 है, वहां पे लिखा हुआ है ना बोल्ड में काला रंग का साइमल्टेनियस, उसको अंडरलाइन करो। उसके जस्ट नीचे लिखा होगा, देखो, वन आफ्टर अनदर। ठीक है, वन आफ्टर अनदर। साइमल्टेनियस का मतलब ही होता है एक के बाद दूसरा। ठीक है, तुम जब कोई सामान खरीदने जाते, तुम डोमिनोज पिज्जा खाने गया, पहले पैसा दो फिर खाना लो, ये साइमल्टेनियस नेचर है वहां का। बट जब हम लोग कोई नॉर्मल रेस्टोरेंट जाते हैं, पहले खाना खाओ फिर पैसा दो, ये वहां का मतलब साइमल्टेनियस एक के बाद दूसरा। ठीक है, ओके। ओनली रिक्वायरमेंट इज दोनों पार्टी रेडी है एंड विलिंग है टू परफॉर्म देयर रिस्पेक्टिव प्रॉमिस। ठीक है, ऐसा में क्या होता है? कंकरेंट कंडीशंस होता है। ऐसा में क्या होता है? कंकरेंट कंडीशंस होता है। कंकरेंट का मतलब याद है किसी को? बचपन में मैथ्स पढ़ते थे, मैथ्स में आता था ना कंकरेंट नंबर्स 1 2 3 4 5, कंकरेंट नंबर्स फ्रॉम 20, तो 21 22 23, मतलब उसके बाद क्या? कंकरेंट मतलब उसके बाद क्या। कोई पूछेगा इवन नंबर में कंकरेंट क्या है फ्रॉम 8, तो तुम बोलेगा 10 12 14, समझ रहा है मतलब उसके बाद क्या। तो such promise constitute concurrent condition and the performance of one is conditional on the performance of other। ठीक है, मतलब कि डोमिनोज जाएंगे और हमको पिज्जा मिलेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? आपका पेमेंट करने पे। रेस्टोरेंट जाएंगे और उसको पैसा मिलेगा, किस पे डिपेंड करता है? आपका खाना खाने पे। समझ रहा है? वन इज डिपेंडेंट ऑन द अदर, द अदर विल हैपन एज सुन एज द वन हैपन्स। तुम फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर किया, कैश ऑन डिलीवरी, तुम पैसा कब देगा? जब तेरे हाथ में वो सामान आएगा। क्लियर हो रहा है कहानी? वही नॉर्मल रियल लाइफ पे एग्जांपल है, तो कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। जो जिंदगी में डेली कर रहे वही बता रहे, बस इंग्लिश में बोल दे रहा है कि भैया नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियसली होता है, वन आफ्टर अनदर। दोनों पार्टी कब वन आफ्टर अनदर होगा? जब दोनों रेडी है। हम डोमिनोज गए, पैसा देने के लिए रेडी है, लेकिन उसके पास पिज्जा बनाने के लिए आदमी नहीं है, तो यहाँ पे साइमल्टेनियस प्रॉमिस हो पाएगा? यहाँ पे प्रॉमिस फ्यूचर हो जाएगा कि कल आके पिज्जा ले जाइएगा आप। ठीक है, तो तुम लोग को सब चीज मिल गया? ओके, देखो एक एग्जांपल है जो हम किताब से तुमको रीड करके बताते हैं। ए प्रॉमिस किया बी से कि ए बी को चावल डिलीवर करेगा, और बी प्रॉमिस किया कि बी उसके लिए पेमेंट कर देगा। तो यहां पर मानो ए चावल तो डिलीवर कर दिया, लेकिन बी पैसा देने के लिए तैयार नहीं है, क्या ए बी पर केस कर सकता है? हाँ कर सकता है, कॉमन सेंस वाला बात है। तो यही चीज यहां पे बताया। क्लियर है? चलो आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। देखो 3 सिचुएशन होगा। कितना सिचुएशन होगा? लेट मी डू वन थिंग।
अब हम लोग सीख रहे हैं ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। ले बाबू अब तुम ले, अब हम तेरे को तुम भी अंडरलाइन कर ले। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या बोलता है? इफ द ऑर्डर इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड, हाईलाइट करो, इफ द ऑर्डर इज एक्सप्रेसली फिक्स्ड तो परफॉर्म इन दैट ऑर्डर, और नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड तो परफॉर्म इन द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। क्लियर है? यहां पे तुम लोग हाईलाइट किया होगा एक्सप्रेसली फिक्स्ड है तो उस ऑर्डर में, नॉट एक्सप्रेसली फिक्स्ड है तो नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन क्या बोलता है? डोमिनोज, वहां पे नेचर है पहले पैसा दो फिर खाना खाओ, जबकि अपना इसमें नॉर्मल रेस्टोरेंट में पहले खाना खाओ फिर पैसा दो। तो चाहो तो यहाँ पे हम लोग छोटा सा लिख देंगे कि अगर एक्सप्रेस है तो उस ऑर्डर में, और अगर नॉट एक्सप्रेस है, बताया हुआ नहीं है, एक्सप्रेस मतलब बता दिया, नॉट एक्सप्रेस मतलब नहीं बताया, तब नेचर में। क्लियर? ओके। ठीक है, इसके बाद सेक्शन 53 क्या बोलता है? लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट ऑन विच द कॉन्ट्रैक्ट इज टू टेक इफेक्ट। क्या हुआ सुनो, एक बंदा कॉन्ट्रैक्ट होने से रोक रहा है, दो पार्टी है एक्स वाई, एक्स बोला हम कार तुमको डिलीवर कर देंगे परसों तक, और वाई क्या कर रहा है, पूरा रास्ता में अड़चन बिछा दिया। तो इस केस में क्या होगा? अग्रीव पार्टी कौन है? एक्स है, तो एक्स से तो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी सो प्रिवेंटेड। यहां पे अग्रीड पार्टी नहीं बोल के बोलेंगे पार्टी सो प्रिवेंटेड, यानी कि जिसको रोका जा रहा है। और क्या, उसको रोका जा रहा है उसके साथ तो गलत हो रहा है। अरे उसका डिलीवरी अगर पहले वो दे देता तो वो आगे और भी जगह जाके डिलीवरी दे सकता था ना, उसका तो लॉस हुआ, तो उसको क्या लॉस मिलेगा? हाँ, जो बंदा रोक रहा है। कोई अनजान वो देगा। अनजान आदमी क्यों रोकेगा? पहला बात, फायदा होगा तो फिर उसको लॉस भी देना पड़ेगा। क्लियर है? तो यहां पे हाईलाइट किया जाए, पहले हाईलाइट करो प्रिवेंटिंग इवेंट, यानी कि रोका जा रहा है, फिर अंडरलाइन कर ब्रैकेट में डाल दो, वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट द अदर, तो इट बिकम्स voidable at the option of the party prevented, voidable at the option of the party prevented, प्लस क्या मिलता है? कंपनसेशन फॉर एनी लॉस। ठीक है, क्लियर है ये कहानी? नेक्स्ट सेक्शन 54 क्या बोलता है? डिफॉल्ट क्या है, पहले कौन परफॉर्म करेगा? सवाल उठता है, सही सवाल भी है, कि मानो अगर प्रॉमिस रेसिप्रोकल है, एक के बाद दूसरा होना चाहिए, तो पहले कौन परफॉर्म करेगा?
अलग अलग ऑप्शन है तुम्हारे पास। पहला, वन ऑफ देम कैनॉट बी, कहां गया कहां गया, ये कब अप्लाई होता है? सबसे पहला बात, ये तभी अप्लाई होता है जब रेसिप्रोकल और डिपेंडेंट प्रोमिसेस हो रहा है, मतलब एक को परफॉर्म करना है तभी आगे वाला परफॉर्म करेगा। ठीक है, अगर हम तुम लोग को नहीं पढ़ाए तो क्या हम फीस मांग सकते हैं? नहीं। अगर तुम लोग को आलू नहीं दिया तो तुम उसको पैसा देगा, वो पैसा मांग सकता है? नहीं। तो इसी बात को यहाँ पे बोल दिया है। देखो क्या हुआ, सुनो ना, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। ए बी का शिप लिया और बोला कि वो कोलकाता से मॉरिशियस कार्गो करके भेजेगा, मतलब उसे सामान लाद के भेजेगा। ठीक है, अभी क्या हुआ सुनो, ए बी का शिप लिया, बी का शिप खड़ा था, ए सामान डाला ही नहीं और सोच रहा है कि बी के ऊपर केस कर दे नॉन परफॉर्मेंस के लिए। क्या ये वैलिड बात है? अरे सामान डलेगा उसके बाद ना सामान जाएगा, है कि नहीं? समझ रहा बात को? तुम कैब किया, तुम कैब में बैठा ही नहीं और सोच रहे कि तुम कैब पर केस करेगा। कैब वाला तेरे घर के बाहर खड़ा है, तेरे लोकेशन में खड़ा है, तुम घर से उतर के नहीं बैठा, तुम कैब वाला पे केस कर सकता है? तुम तब ना केस करेगा जब तुम कैब में बैठ गया और वो तुमको नहीं लेके जाए, है कि नहीं? एक और एग्जांपल है, ए बी को हायर किया कि भैया तुम एक शू रैक बना के दो। ए बोला हम प्लाईवुड फेविकॉल सारा सामान हम देंगे। बी उस दिन उस टाइम पर आ गया, ए फेविकॉल प्लाईवुड ये सब नहीं दिया, क्या ए बी पर केस करेगा? बी से पैसा मांगेगा? नहीं। इनफैक्ट उल्टा होगा, बी को कोई नुकसान है तो भी पैसा मांग सकता है कि अरे आप मेरा नुकसान करवा दिए, हमको पैसा दीजिए। देखो लॉस तभी मांगा जाता है, लॉस इज अ नेचर ऑफ कंपनसेशन, इट इज कंपनसेटरी इन नेचर। तुम्हारा भरपाई के लिए लॉस मांगा जाएगा, तो वो लॉस नहीं हुआ तो फिर भी पैसा मांग लेगा? नहीं मांगेगा। ठीक है, ओके, ये वाला टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो टाइम इज नॉट एसेंशियल, जब टाइम एसेंशियल नहीं होता है तो कंपनसेशन होता है, वॉइडेबल नहीं होता है। टाइम इज एसेंशियल तब वॉइडेबल भी होगा और कंपनसेशन भी होगा। इसको यहां पे कर लो, टाइम नॉट एसेंशियल, ओनली कंपनसेशन। अच्छा, क्या एक प्रोमिसर समय के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट, क्या एक प्रोमिसी समय के बाद भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कर सकता है? अगर प्रोमिसर ऑन द स्पेसिफाइड डेट स्पेसिफाइड टाइम काम नहीं किया है तो क्या बाद में करेगा और प्रोमिसी एक्सेप्ट कर सकता है? यस या नो? उसके पास ऑप्शन है। ठीक है, अगर वो बाद में एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या वो लॉस क्लेम कर सकता है? नहीं। देखो यहां पे अंडरलाइन कर दो, ही मे एक्सेप्ट at any time other than agreed, but he cannot claim compensation for any loss in such cases. लेकिन अगर मानो हम बाद में एक्सेप्ट कर रहे हैं और बोल दिए कि भाई हम नोटिस दे दिए, हम नोटिस वर्ड है, हाँ नोटिस दे दिए कि भाई मेरा जो लॉस होगा उसका पैसा लेंगे तुमसे, तब उसको देना पड़ेगा क्योंकि उसको स्पेशल नोटिस दे दिए ना, कम्युनिकेट कर दिए ना, स्पेशल ऑफर याद करो, है ना, स्पेशल बात बता दिए, अब उसको करना पड़ेगा। एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल एक्ट क्या होगा? पढ़ाएं 100 बार, याद है? चांद तारा तोड़ के ला देंगे, वॉइड होता है। लेकिन एक डाउट आया मेरे दिल में, मानिए जब आप कॉन्ट्रैक्ट किए तब वो वैलिड था और बाद में वो वॉइड हो गया, एग्जाम्पल लॉकडाउन लग गया, अब तो हम परफॉर्म नहीं कर सकते, इस केस में क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। क्या कोई किसी को लॉस के लिए पैसा देगा? अगर वॉइड मतलब वो कुछ ऐसा सर्कम, अरे लॉ मना कर दिया तो हम आपको पैसा क्यों दें, है कि नहीं? ओके, लेकिन कंपनसेशन फॉर लॉस थ्रू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एक्ट नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल,
तुमको पता था कि वो अनलॉफुल होने वाला है, वो इम्पॉसिबल होने वाला है, फिर भी तुम कॉन्ट्रैक्ट किया, क्या तुम लॉस कंपनसेशन मांग सकता है? हाँ, इस केस में आप कंपनसेशन मांग सकते अगर आपको कोई लॉस होगा तो। कब? जब पता है, नोन है तब। क्लियर है? देखो यहां पे वेरी ब्यूटीफुली बताया गया है, यहां से लर्न करना आसान है। इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, शुरुआत से इम्पॉसिबल था, क्या होगा? एब, शुरू से वॉइड था। ठीक है, क्या क्या ऑप्शन है? अच्छा, पहला ऑप्शन, दोनों पार्टीज को पता था। मानो बी बोला कि हम 5 लाख रुपया देंगे अगर तुम मुंबई से एडेन एक हफ्ता में तैर के चला गया। पॉसिबल है? नहीं, तो ये वॉइड है, कोई कंपनसेशन नहीं बनेगा। मानो दोनों को नहीं पता था, ए बी को बोला कि हम तुमको अपना घर बेचेंगे इतना रुपया में, बी को भी नहीं पता था कि घर जल गया, ए को भी नहीं पता था कि घर जल गया। अब क्या? अभी भी वॉइड है, किसी का गलती हुआ अभी तक? याद करो, जब यूनिलैटरल मिस्टेक होता था तब ना वैलिड होता था। इफ नोन टू द प्रोमिसर ओनली, मेरे को पता है घर जला हुआ फिर भी हम बोल दिए कि हम बेच देंगे, इस केस में ही कैन क्लेम कंपनसेशन और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वैलिड होता है। याद आ रहा है मिस्टेक सेक्शन 20, 21, 22, वहां पे हम याद दिलाए थे ना, दोनों से गलती हुआ वॉइड, एक से गलती हुआ, हम बोले पेट्रोल वाला को डीजल भरो, पेट्रोल पंप वालों को पेट्रोल भरो, और उसका गलती से डीजल भराया, हम तो पैसा मांग सकते थे ना उस टाइम पे। दोनों कुछ नहीं बोले, पेट्रोल वाला गाड़ी में डीजल डाल दिया, दोनों का गलती है। क्लियर? बाद में जाके पैसा लेंगे, उसको देना पड़ेगा, बस मेरे पास प्रूफ होना चाहिए। तुम लोग नोटिस करेगा ना कितना बार बोलता है देखिए जीरो है, तो अब ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब लॉ क्या, लॉ ये भी तो बोलता है ना, प्रोमिसर पूछेगा कि कहां परफॉर्म करना है, तो पेट्रोल पंप पे प्रोमिसर पूछेगा गाड़ी में क्या डालना है। ये भी लॉ है जो हम तुम लोग को एक बार साइड रख के एग्जांपल समझा रहे हैं। क्लियर? मानो बाद में इम्पॉसिबल हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? सब्सीक्वेंट और सुपरवेनिंग, मतलब बाद में इम्पॉसिबल हुआ, पहले पॉसिबल था। इसको पोस्ट कॉन्ट्रैक्चुअल इम्पॉसिबिलिटी या फिर सुपरवेनिंग या फिर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लॉकडाउन, ई सिगरेट, याद है निर्मला सीतारमन ई सिगरेट पूरा रीजन बताए थे। नेक्स्ट, reciprocal promise to do certain things that are legal and also certain things that are illegal. ए बी को बोला कि ए अपना घर बी को बेचेगा 5 लाख में, और अगर बी वहां पे गैम्बलिंग करेगा तो 7.5 लाख रुपया और देना होगा। अब इस केस में क्या होगा? जो लीगल है वो वैलिड और जो इलीगल है वो इनवैलिड, वॉइड। ठीक है, जो लीगल है वो वैलिड और जो इलीगल है वो वॉइड। क्लियर? क्या बोल रहा था बाबू? क्लियर है? इसके बाद ए बी को बोला कि हम तुमको 1 लाख रुपया देंगे, कब? जब तुम उसको या तो चावल स्मगल करके दे, या तो चावल देगा या फिर स्मगल्ड ओपीएम देगा। ओपीएम क्या होता है? हफीम। सुनता है हफीम का खेती है, हफीम का खेती में तोता आता है, न्यूज में कितना बार दिखाता है ना, तोता खेती बर्बाद कर दिया, न्यूज नहीं देखता तुम। ठीक है, ओपीएम हफीम होता है। तो अच्छा भैया, ओपीएम का खेती तो हमेशा इलीगल होना चाहिए? नहीं, इंडिगो, ओपीएम, ये सबसे दवा भी बनता है ना, तो ये सब इलीगल नहीं है, आप लाइसेंस लेके कर सकते हैं। हम तुमको बोले हम तुमको लाख रुपए देंगे अगर तुम या तो चावल या तो ओपीएम दे, तुम चावल देगा तो वैलिड है, ओपीएम देगा तो वॉइड है। क्लियर? लीगल होगा तो दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, अल्टरनेटिव प्रोमिसेस है, मतलब मौका है, अल्टरनेट ऑप्शंस है। वन ब्रांच इज लीगल तो वो वैलिड है, इलीगल तो वाइड। लीगल वाला कैन बी इन्फोर्स्ड ओनली, इलीगल वाला को इन्फोर्स किया ही नहीं जा सकता। क्लियर?
ओके ठीक है। एक लास्ट लास्ट आज का लास्ट लिख लेते हैं टॉपिक, अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट, इसका क्या मतलब है? जिनके जिनके फादर्स का बिजनेस है वो लोग ये जानते होंगे, ये वर्ड तगादा सुना है तुम लोग? क्या होता है उसमें? हम लोग अपना डेटर से जाके पैसा मांगते हैं, तो क्या हुआ सुनो, तुम क्रेडिटर है, तुम किसी को ऑन अ रेगुलर बेसिस उधार देता है, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000। ये कॉपी मत करना, पहले हम दिखा देते हैं फिर कॉपी करवाएंगे। तो तुम जनवरी में 2000 दिया, फरवरी में 7000 दिया और मार्च में 10,000 दिया। तुमको हम अप्रैल में मानो 5000 का पेमेंट किए, ठीक है? बताओ ये पेमेंट किसका होगा? ये जो 5000 है ये जनवरी का है, फरवरी का है कि मार्च का है, कैसे है? टोटल का है। लॉ क्या बोलता है सुनो, लॉ बोलता है ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। अच्छा तुम लोग का किताब में पता नहीं ये पॉइंट दिया नहीं, लेकिन इसे सवाल पूछता है, दिखाते हैं अभी, रुको हम खाली एक बार रीड कर देंगे, इजी है तुम लोग समझेगा, ठीक है? ऑप्शन 1, पेमेंट इंडिकेट कर दिया है, वो बोल दिया कि जनवरी और फरवरी का पेमेंट है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ कि जनवरी का 2000 हटा दो, फरवरी का 3000 हटा दो, कितना बचा? 10 प्लस 4, 14,000 बचा। तो ये इंडिकेट कर दिया ऑप्शन 1, ठीक है? ऑप्शन 2, एप्लीकेशन ऑफ पेमेंट वेयर नॉट इंडिकेटेड, मानिए इंडिकेट नहीं किया है, तब क्या? डिस्क्रिशन, अगर दिखाएं तो मतलब कि इट इज अपन यू, ठीक है? इट इज अपन द क्रेडिटर, क्या करना है? ये वाले मेरे नोट्स में अच्छे से लिखा हुआ दिखाते हैं, यहां से कोई फायदा नहीं। देखो पहला, देखो कहावत क्या है, और ये कहावत हमसे बोला नहीं जाता है, ठीक है? बड़ा अजीब है। क्विक क्विड सॉल्विटर, सॉल्विटर सेक कुछ 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 कुछ। इसका मतलब क्या होता है? वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ पार्टी पेइंग, द क्रेडिटर विल बी बाउंड टू सच पेमेंट। इस रूल का मतलब क्या है? गलती से भी इसको याद मत करना, कभी नहीं आएगा, ये खाली लिख दिया है, कभी नहीं आएगा, ठीक है? ये हिस्सा आएगा, वॉट एवर इज पेड अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन ऑफ पार्टी पेइंग। पहले किसको भाव देंगे? जो बंदा पे कर रहा है उसका इरादा को, उसका इरादा नहीं है। पहला देखो, पहला डेटर जैसे बोलेगा वैसे करो। दूसरा, डेटर कुछ नहीं बोला है, क्रेडिटर विल अप्रोप्रिएट इट टू द फर्स्ट टाइम, मतलब फीफो जनवरी वाला से सल्टाएगा और वो वैसे ही सल्टाएगा पहले हिसाब से, और कोई कुछ नहीं बोल रहा है, तो पेमेंट खुद कैसे अप्लाई होगा बताओ ना? डेटर कुछ बोला, क्रेडिटर भी पैसा लिया रख दिया, अकाउंटेंट क्या करेगा? बोल दिया डिस्चार्ज ऑफ द डेट्स इन ऑर्डर ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से डिस्चार्ज करो, सेम बात। और लास्ट में अगर इक्वल स्टैंडिंग का 2,000 का है, तुमको 6,000 मिला, तो कोई भी 2,000 को हटा दो, बात तो वही पड़ेगा ना। समझ गया कहानी? ओके, इसको फटाफट खाली नोट डाउन कर लेते हैं, फिर एक चीज और रीड करके सुनाएंगे, उसके बाद छुट्टी दे देंगे।
ठीक है। देखो पहला, डिस्चार्ज मैनर इज इंडिकेटेड, बता दिया है डिस्चार्ज कैसे करना है, तो क्या होगा, मस्ट बी डन इन सच मैनर। इसको बोलते हैं क्विड सॉल्विटर सॉल्विटर सेकंडम मॉडम सॉल्वेंटिस, ये लैटिन होता है, सारा लैंग्वेज ये सब है ना, क्विड प्रो को सब लैटिन है। दूसरा, डिस्चार्ज मैनर नॉट इंडिकेटेड, तो यहां पे क्या होगा, क्रेडिटर हैज द ऑप्शन, creditor has the option but he cannot apply such payment to disputed debts। इसका मतलब हुआ ना कि एक डेट को लेके लोगों का टेंशन था, वो बोला इतना रुपया है, वो बोला इतना रुपया है। अब ऑप्शन वन, अगर डेटर बोल दे कि ये उसका पेमेंट है तो टेंशन ही खत्म। हम बोल रहे थे 5,000 है, वो बोल रहा था 7,000 है, ऑप्शन वो 7,000 दे ही दिया, मेरा टेंशन खत्म। या फिर वो 5,000 दे दिया तो डिस्प्यूट सॉल्व हो गया। लेकिन अगर डिस्प्यूट सॉल्व नहीं है, वो मेरे को 5,000 दिया, तो उस पर्टिकुलर डेट पे हम कभी उसको नहीं सल्टाएंगे, या तो हम कंफर्म करेंगे या फिर हम छोड़ देंगे। ठीक है। तीसरा, नीदर पार्टी मेक्स अप्रोप्रिएशन, इसमें क्या होगा, इन ऑर्डर ऑफ टाइम। ठीक है। अभी एक पॉइंट है जो तुम्हारे किताब में है, ये नया वाला पीडीएफ है, इसमें यहां पे नहीं दिया, लेट मी सी। देखो तो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी टॉपिक कौन सा पेज नंबर में, ये रहा। तुम लोग को हम ही बता देते हैं कि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी जो है उसको डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन भी बोलते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि मानो वो सामान खराब हो गया, या फिर जो बंदा परफॉर्म करना था वो पागल हो गया, या फिर लॉ बदल गया, वॉर ब्रेक हो गया, अल्टीमेट पर्पस था, मेरा पर्पस था कि हम मास्क का डिलीवरी लेंगे और कोविड ही हट गया, तो ये सब केस में सुपर विनिंग पॉसिबिलिटीज वैलिड। बट मानो हम ये बहाना दे कि परफॉर्म करना मुश्किल है, क्या वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगा? हम बहाना दे मेरे पास पैसा नहीं है, वो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी होगा, वॉइड होगा वहां पर। हम बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है क्योंकि हमको मिस्टर एक्स रोक रहा है करने से, वो मना कर रहा है, ये क्या है, ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है, वॉइड है। स्ट्राइक लग गया है, तो ये सब सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होता है। तो ये कॉमन सेंस में आ जाएगा कि अगर लॉ का चेंज हुआ, वॉर डिक्लेयर हुआ, या फिर वो पार्टी इनकेपेबल हो गया, तो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी बोलते हैं, बाकी सारे केसेस में नहीं होता। क्लियर है? तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय।